तो परिवहन वाले के माध्यम से भेजा था ना मरम्मत के लिए, परिवहन वाले ने ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया था, वो वाला। क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, बताना बच्चों एक बार। गुड मॉर्निंग। यस, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर अपन अपनी यूनिट नंबर 3 चल रही थी, न्यायालय द्वारा समापन वाले पॉइंट पढ़े थे, है ना। तो अब पढ़ने जा रहे हैं समापन का प्रभाव। दुराचरण में यही था कि एक साझेदार दुराचरण करता है, और यहाँ पे नियम क्या लगता है, एक सबके लिए सब, एक के लिए, तो जिम्मेदार सारे हो जाते हैं। और निकाल उसको पा नहीं रहे क्योंकि धारा 33 फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। क्या करो, न्यायालय में आवेदन दे दो, न्यायालय क्या करेगी, आपकी फर्म का समापन करा देगी, है ना। चलो हम क्या लेने जा रहे हैं, देखो समापन के प्रभाव, समापन के परिणाम लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो समापन के परिणाम, हेडिंग डालो कॉपी में, पहले शॉर्ट में समझाती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, फिर यहां से लेते जाना। समापन के परिणाम, समापन के परिणाम। पहला नंबर डालना, समापन के परिणाम, पहला नंबर डालना। समापन पर सार्वजनिक सूचना देना, लिखो। अभी तो मैं इजी में समराइज करा देती हूँ, फिर अपने यहाँ से कर लेंगे। समापन पर सार्वजनिक सूचना देना, समापन पर सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है। समापन पर सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है। यदि सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई, यदि सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई तो समापन के बाद भी, तो समापन के बाद भी साझेदार, तो समापन के बाद भी साझेदार अन्य साझेदारों व फर्म के प्रति, अन्य साझेदारों व फर्म के प्रति दोबारा रिपीट करती हूँ, देखो। समापन पर सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है। यदि सार्वजनिक सूचना नहीं दी तो समापन के बाद भी साझेदार अन्य साझेदारों व फर्म के प्रति, अन्य साझेदारों व फर्म के प्रति, अन्य साझेदारों व फर्म के प्रति जिम्मेदार बने रहेंगे, जिम्मेदार बने रहेंगे, जिम्मेदार बने रहेंगे। मतलब सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य है समापन के समय, नहीं दोगे तो समापन के बाद भी जिम्मेदार बने रहोगे। 3 जगह सार्वजनिक सूचना देने की जरूरत नहीं होती। कोई बता सकता है कहाँ कहाँ नहीं देनी? मृत्यु और दिवालिया और समापन पे तो देनी ही है, अभी अभी पढ़ रहे हैं, समापन पे तो देनी जरूरी है। निष्क्रिय साझेदार की सेवानिवृत्ति, देखो परंतु निम्न 3 मामलों में, परंतु निम्न 3 मामलों में सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। परंतु निम्न 3 मामलों में सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। पहला मृत्यु, दूसरा दिवालिया और तीसरा निष्क्रिय साझेदार की सेवानिवृत्ति, निष्क्रिय साझेदार की सेवानिवृत्ति। पहला मृत्यु, दूसरा दिवालिया, तीसरा निष्क्रिय साझेदार की सेवानिवृत्ति। पहला पॉइंट समझ में आया? मैं पूरा टॉपिक तुम्हें समझा के फिर यहां से कराऊंगी। सेकेंड नंबर पॉइंट डालो। साझेदार के चालू दायित्व,
साझेदार के चालू अधिकार लिखना, साझेदार के चालू अधिकार, एरो लगा के लिखना। समापन के बाद भी, समापन के बाद भी साझेदारों के पास 2 अधिकार बने रहेंगे। समापन के बाद भी साझेदारों के पास 2 अधिकार बने रहेंगे। पहला नंबर डालो, जो समापन को प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो, जो समापन को प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो, जो समापन को प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो। और दूसरा, अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए, अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। हमने पढ़ा है साझेदारों के चालू दायित्व, चालू अधिकार। समापन के बाद भी साझेदारों के पास 2 चीजों के लिए अधिकार बने रहते हैं। पहला, जो समापन को प्रभावी करने के लिए जरूरी हो, और दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, समापन के पश्चात, समापन के पश्चात साझेदार के पास, या प्रत्येक साझेदार के पास से लिखना, समापन के पश्चात प्रत्येक साझेदार के पास यह अधिकार होगा कि वह कह सकता है, समापन के पश्चात प्रत्येक साझेदार के पास यह अधिकार होगा कि वह कह सकता है। इस तरीके से बनाना है, ऐसे एरो। पहला नंबर क्या आएगा, फर्म की संपत्ति, लिखो, फर्म की संपत्ति को बेचकर फर्म के ऋणों का भुगतान करो। क्या कह सकता है, फर्म की संपत्ति को बेचकर फर्म के ऋणों का भुगतान करो। और जो भी एक्स्ट्रा बचा ना, वो हमारे बीच में बांट दो। किसमें, लाभ के अनुपात में, आधिक्य। जो भी एक्स्ट्रा बचा साझेदारों के मध्य बांट दो। कैसे करेंगे, लाभ के अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ अनुपात में बांट दो। भाई समापन के समय हर साझेदार कह सकता है फर्म की संपत्तियों को तो बेचो और फर्म के ऋणों का क्या करो, भुगतान करो। अगर कुछ बचता है तो हमारे बीच में बांट दो। किस रेशियो में बांटोगे, लाभ के अनुपात में बांट दो। ये पॉइंट पढ़ा हमने अभी भी। 3 पॉइंट हुए ना अपने। चौथा डालना, समापन के समय, समापन के समय खातों का निपटारा, समापन के समय खातों का निपटारा, समापन के समय खातों का निपटारा। अब भाई समापन के समय या तो फर्म का हो सकता है प्रॉफिट, या फर्म को क्या हो सकता है, लॉस। तो भाई प्रॉफिट है तो क्या करेंगे उसका, और लॉस है उसका तो क्या करेंगे, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई समापन के समय या तो फर्म को क्या हो सकता है और या फिर हानि। तो अगर लाभ है तो उसे कैसे बांटा जाएगा, और अगर हानि है तो उसको कैसे बांटा जाएगा, ये लेने जा रहे हैं। अगर लाभ है तो प्रायोरिटी कैसी रहती है, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी तृतीय पक्षकार को। तो लिखो, तृतीय पक्षकार के ऋणों का भुगतान, तृतीय पक्षकार के ऋणों का भुगतान, तृतीय पक्षकार के ऋणों का भुगतान। पहली प्रायोरिटी तो इनकी, दूसरी प्रायोरिटी किसकी, साझेदारों के कोई अग्रिम राशि है, एडवांस है, तो वो वापस कर दो। ठीक है, तो लिखो
साझेदारों की अग्रिम राशि वापस की जाएगी। अग्रिम राशि वापस की जाएगी, ये वापस कर देंगे। इसके बाद भी अगर फर्म को प्रॉफिट मिल रहा है, बच रहा है, तो अब क्या करें? नहीं, अभी तो एक पूंजी लगी हुई ना, वो वापस करेंगे। तो साझेदारों की पूंजी वापस, पूंजी का भुगतान। अब भी अगर इनके बीच में कुछ बचा तो बांट देंगे। आधिक्य है तो किसमें बांटा जाएगा? लाभ अनुपात में। तो लिखो अगर आधिक्य है साझेदारों के मध्य बांट दो लाभ अनुपात में। लाभ अनुपात में बांट देंगे। अब अगर फर्म को हानि है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हानि का वहन पिछले वर्षों के लाभों से किया जाएगा। अगर कोई बड़े हैं तो, यूजुअली होते ही नहीं है, ये पहले ही बांट लेते हैं। फिर भी अगर हो तो रिजर्व कुछ करके लिखो पिछले वर्षों के लाभों से। हाँ भाई बोल सकते हो, रिजर्व ही बोल लो। पिछले वर्षों के लाभों से। और अगर पिछले वर्षों के लाभ नहीं है तो पूंजी पड़ी है, पूंजी यूज कर लेंगे। तो साझेदारों की पूंजी प्रयोग में ली जाएगी। साझेदारों की पूंजी प्रयोग में ली जाएगी। अब पूंजी प्रयोग में ले ली, फिर भी नहीं हो रहा, डेफिशिएंसी आ रही है। अब क्या करें? साझेदार लेके आएंगे। फिर भी अगर कमी है तो साझेदार लाएंगे। और वो किस अनुपात में लाएंगे? साझेदारों द्वारा लाभ अनुपात में लाई जाएगी। समझ आई बात की नहीं है? बताओ बेटा, क्या आ गई बात यहां तक समझ में? अब देखो, समापन के समय खातों का निपटारा, इस टॉपिक को लगाओ इंपॉर्टेंट। आई थिंक धारा नंबर 48 है ये, 48। इसका भी मैं करवाऊंगी बुक से भी आपका पूरा। तो धारा नंबर 48 है और कहती क्या है कि भाई अगर समापन के समय दो स्थितियां हो सकती है, या तो फर्म को लाभ होगा या होगी हानि। लाभ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले थर्ड पार्टी के कर्जे चुका दो, फिर अग्रिम राशि, फिर पूंजी, और फिर अगर बचता है तो बांट दो। फिर हमने बोला हानि है तो क्या करेंगे? पिछले वर्षों के लाभों से। फिर नहीं होता तो पूंजी यूज कर लो, फिर भी नहीं होता तो पर्सनली मंगा लो लाभ के अनुपात में। क्लियर है क्या यहां तक? अब इसका टॉपिक का आखिरी पॉइंट नंबर 5 डालो। फर्म के ऋण व साझेदारों के पृथक ऋण। ऋणों का भुगतान, पृथक ऋणों का भुगतान। अब इसमें भी बेटा देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं भाई। एक तो क्या है, आपकी फर्म प्रॉफिटेबल है, और एक आपकी फर्म क्या है, लॉस की सिचुएशन में है। तो ये मैं पहले ही कंडीशन बताऊंगी, अगर आपकी फर्म को क्या है, प्रॉफिट है, तो क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट किसकी तरफ लिखना है? इधर की तरफ लिखना, लाभ वाली स्थिति की तरफ, है ना। सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का भुगतान, सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का भुगतान फर्म की संपत्ति से किया जाएगा। फर्म की संपत्ति से किया जाएगा। आधिक्य अगर है, मतलब एक्स्ट्रा बच गया, क्या करते हैं उसको? साझेदारों में बांट देंगे। लिखो आधिक्य साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा। आधिक्य साझेदारों के मध्य बांट दिया जाएगा, जिससे साझेदार
अपने पृथक ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। जैसे साझेदार चाहे तो अपने पृथक ऋणों का भुगतान कर सकते हैं। सही है ना भाई? यहाँ तो प्रॉफिट था फर्म को, क्या हुआ, फर्म के ऋणों का भुगतान फर्म की संपत्ति से हो गया, फिर भी एक्स्ट्रा बचा तो हमने क्या किया, साझेदारों के मध्य बांट दिया। अब जो साझेदार के हिस्से में आया उससे वो अपने निजी ऋण का भुगतान करना चाहे तो कर दे, क्या दिक्कत है, कर सकता है ना। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जब फर्म को क्या है, तुम्हारी लॉस। अब दोनों तरीके के हैं भाई ऋण, कुछ तो फर्म के हैं और कुछ उसके व्यक्तिगत ऋण हैं। अब कैसे करें, किसको प्राथमिकता दें? तो सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी निजी ऋण को। लिखो, सर्वप्रथम साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति से, सर्वप्रथम साझेदार की निजी संपत्ति से, साझेदार की निजी संपत्ति से उसके निजी ऋणों का भुगतान होगा। निजी ऋणों का भुगतान किया जाएगा। यदि कुछ बचता है, यदि आधिक्य है, तो उसे फर्म के ऋणों के भुगतान में, भुगतान में प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। भाई यहाँ पर तो हानि की सिचुएशन है, फर्म की संपत्ति से तो फर्म के ऋणों का भुगतान हो नहीं रहा, तो प्रत्येक साझेदार को क्या करना पड़ रहा है, निजी रूप से लाना पड़ रहा है। अब निजी रूप से लाने की बात करें तो कुछ तो उसके खुद के ऋण है और कुछ कैसे ऋण है, कुछ ऋण है यहाँ पर फर्म के ऋण है। तो अब भाई सबसे पहले तो निजी संपत्ति से क्या हटाए जाएंगे, निजी ऋण, उनका भुगतान होगा। और भुगतान करने के बाद अगर कुछ बचता है तो उससे आप फर्म के ऋणों का भुगतान कर सकते हो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं इसमें आपको, देखो जैसे एक मान लो फर्म है जिसमें आपके 3 साझेदार ए, बी और सी। फर्म को हानि है तो मतलब प्रत्येक साझेदार को कितने कितने रुपए लाने हैं, 3-3 लाख रुपए पर्सनली लेके आने हैं। ए की संपत्ति का मूल्यांकन किया गया तो पता चला ए की संपत्ति कितनी आ रही है, 5 लाख की। निजी संपत्ति ए की आई 5 लाख की, पर ए ने कार लोन ले रखा है, निजी लोन कितने का ले रखा है, इसने ले रखा है कार लोन 4 लाख रुपए का सपोज करो। तो इस 5 लाख में से पहले तो इस 4 लाख का पेमेंट होगा, कितने बचे, 1 लाख। ये 1 लाख आप क्या कर सकते हो, फर्म के ऋणों के भुगतान में प्रयोग लिया जा सकता है। अब नियम बहुत सोच समझ के बनाया गया, देखो सही नियम है भाई। फर्म के ऋणों के लिए 3 उपचार है, ए, बी, सी। आउटसाइडर का पैसा डूबेगा नहीं, ए से नहीं मिला तो बी से मिल जाएगा, बी से नहीं मिला तो सी से मिल जाएगा। दायित्व कैसे थे, असीमित और संयुक्त एवं पृथक दोनों, समझ आ रहा है। तो बाहर वाले का पैसा तो डूबेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इस बात करूं इस व्यक्तिगत ऋण की, तो इसे सिर्फ और सिर्फ किसने लिया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सिर्फ एक, तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहले किसका पेमेंट होता है, निजी ऋणों का। निजी ऋणों का भुगतान होने के बाद में कुछ बचेगा तो उससे क्या करोगे, फर्म के ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। क्लियर है क्या बेटा, बोलो। तो अब यही चीज हम कहाँ से ले रहे हैं, एक बार आईसीआईसी चैप्टर कंप्लीट कर लें। 15 लाख रुपए और उसके पास केवल 1 लाख है, 14 लाख फर्म में देंगे या 3 लाख। देखो दायित्व कैसे होते हैं, असीमित। पहले तो ये इससे भी लेंगे जो इसका हिस्सा है 3 लाख। अगर दिवालिया हो गए ए और सी तो पूरा ले लेंगे बी से। दायित्व कैसे है, संयुक्त एवं पृथक दोनों। हाँ उतना ले लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था दायित्व असीमित मतलब फर्म के ऋणों के लिए इनकी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति तक बिक सकती है। बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है साझेदारी। तो अभी अपन लेने जा रहे हैं, देखो ये यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं अपन, यूनिट नंबर 3। आप आओ यहाँ पर एक बार,
कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। सार्वजनिक नोटिस जारी होने तक चालू दायित्व। फर्म के समापन होने के बाद भी साझेदार उनमें किसी के भी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि फर्म के द्वारा कार्य होता है, यदि उसके समापन से पूर्व किया जाता, जब तक कि समापन का सूचना जारी न कर दी जाए। सूचना देनी जरूरी है, सूचना नहीं दोगे तो समापन के बाद भी साझेदार फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। यही पढ़ा था। 3 जगह नहीं देनी होती, बशर्ते एक ऐसे साझेदार की जायदाद संपत्ति जो क्या है, मर गया है या क्या हो गया, दिवालिया घोषित, या जिसके बारे में फर्म के साथ व्यवहार कर रहे व्यक्ति को पता नहीं था। कौन हुआ? ये निष्क्रिय साझेदार। और वो क्या हो गया? स्थिति के बाद किए गए कार्यों के दायरे नहीं है जब वह साझेदार नहीं रहा है। मतलब इजी लिखना चाहे तो हमने लिख ही लिया, निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार की सेवानिवृत्ति। तो इन 3 मामलों में आपने सूचना नहीं भी दी तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हो। यहाँ सार्वजनिक सूचना देनी जरूरी नहीं होती। धारा 45 में आपको इतना ही करना है। एक एग्जाम्पल दिया, एनालिसिस नहीं ले रहे, एग्जाम्पल दिया है वो जरूर लेंगे, ये पढ़ लो। अगर क्वेश्चन बनाया तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। एक्स और वाई जो साझेदारी में अनेक वर्षों तक व्यापार करते रहे हैं, 1 दिसंबर को समझौता किया कि फर्म का क्या कर देंगे, समापन। लेकिन इन्होंने सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है। 20 दिसंबर को एक्स ने फर्म के नाम से कुछ उधार लिया, जबकि समापन की डेट क्या थी, 1 दिसंबर की। एक्स ने उधार लिया, वाई भी जिम्मेदार माना जाएगा क्योंकि सूचना नहीं दी गई थी। सार्वजनिक सूचना देना समापन के विषय में अनिवार्य है, नहीं दोगे तो जिम्मेदार बने रहोगे। ये धारा 45 के बारे में आ गया। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट कहता है समापन के पश्चात व्यवसाय को समाप्त करने का साझेदारों का अधिकार। प्रत्येक साझेदार क्या कह सकता है, फर्म की संपत्ति को बेचो, फर्म के ऋणों का भुगतान करो, कुछ बचता है तो हमारे बीच में बांट दो, किसमें, लाभ के अनुपात में। ये पॉइंट है हमारा, देखो पढ़ो एक बार। फर्म के समापन पर प्रत्येक साझेदार या फिर मृत्यु का मामला है तो उसका प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी। समापन पर प्रत्येक साझेदार या उसका प्रतिनिधि क्या कह सकता है, फर्म की संपत्तियों को फर्म के ऋणों तथा दायित्वों के भुगतान में लगा सके, और जो आधिक्य है वो क्या कह सकता है कि हमारे बीच में बांट दो, वितरित कर दो। कौन से अनुपात में होगा, लाभ के अनुपात में। ठीक है। नेक्स्ट आया समापन के उद्देश्यों हेतु साझेदारों के चालू अधिकार। साझेदारों के दायित्व, साझेदारों के अधिकार चालू रहते हैं 2 चीजों के लिए, जो समापन को प्रभाव देने के लिए जरूरी हो या फिर जो अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए जरूरी हो। जैसे मान लो न्यायालय का आदेश आया 10 मार्च को कि फर्म क्या हो गई, समाप्त कर रहे हैं, फर्म का समापन कर रहे हैं, पर 10 मार्च को सारे सौदे पूरे थोड़ी ना होंगे, कुछ तो अधूरे भी होंगे, कुछ बीच में भी होंगे। तो भाई साझेदारों का दायित्व बनता है कि क्या करें, इन अधूरे सौदों को पूरा करें। इन अधूरे सौदों को पूरा करने के लिए जो जो अधिकार होने चाहिए वो सब मिलेंगे। चालू अधिकार क्या लिखा है, देखो, फर्म को बाध्य करने के लिए एक साझेदार को अधिकार, अन्य पारस्परिक अधिकार दायित्व जारी रहते हैं जितना फर्म के कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 1, समापन की तिथि जो सौदे बकाया थे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 2, 2 चीजों के लिए अधिकार उसके पास बने रहेंगे समापन के बाद भी। फर्म को बाध्य करने के लिए एक साझेदार का अधिकार, हाँ मतलब कार्य करता है एक साझेदार, जिम्मेदार होती है पूरी फर्म। अधिकार होते हैं ना साझेदारों के, वो अधिकार उन्हें मिलते रहेंगे कि जो किसके लिए जरूरी है, भाई समापन को प्रभाव देने के लिए जरूरी है। अब यहाँ हिंदी में तो दोनों को ही वर्ड ले रखा है समापन, इंग्लिश में बेटा 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन और एक होता है वाइंडिंग अप। इन दोनों के बीच में समय अंतर होता है। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया डिसोल्यूशन का 10 मार्च को, और वाइंडिंग अप मतलब पूरी तरीके से समाप्त, इसके बीच में थोड़ा गैप होता है। साझेदारों के पास चालू अधिकार होते हैं कि वो इस पीरियड के दौरान जो अधूरे सौदे उनको पूरा कर सकते हैं और वो कार्य कर सकते हैं जो समापन को प्रभाव देने के लिए जरूरी हो। ये 2 काम करने के दायित्व उनको, अधिकार जो है उनको मिलते रहेंगे जब तक कि पूरी तरीके से फर्म समाप्त नहीं हो सकती। क्या दिया हुआ है देखो, समझ में आई बात की नहीं आई बताओ मुझे, तो क्लियर है ये वाली बात। आगे इसके अंदर क्या लेना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। धारा 48, फर्म के समापन के पश्चात हिसाब किताब का निपटारा करने के लिए धारा 48 के द्वारा निम्नलिखित नियमों का प्रावधान दिया गया है। भाई
नियम दिए हुए हैं कि हिसाब किताब का निपटारा इन नियमों के अनुसार होगा। सबसे पहले किसके बारे में बताएगा? हानियों के बारे में। हानियों का भुगतान पूंजी में कमी सहित सबसे पहले किससे किया जाएगा? पिछले वर्षों के लाभों से पढ़ा था। नहीं हो पाए तो पूंजी से, नहीं हो पाए तो साझेदारों से व्यक्तिगत रूप से मंगा लेंगे, उसी अनुपात में जिसमें वह लाभ वितरित करते हैं, यानी लाभ के अनुपात में, लाभ के अनुपात में। फिर आया लाभ है तो क्या करेंगे? फर्म की संपत्ति साझेदारों द्वारा प्रदान की गई धनराशि सहित जो उन्होंने पूंजी की कमी पूरा करने के लिए प्रदान की है। भाई एक तो फर्म की संपत्ति और एक पूंजी की कमी प्रदान करने के लिए अगर साझेदारों ने कोई राशि दी है तो वो, यानी जो भी सरप्लस आया, फर्म के पास पैसा आया, उसको कैसे यूज करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? तृतीय पक्षों को देय राशि का भुगतान किया जाएगा। दूसरा, प्रत्येक साझेदार को उस प्रतिशत के अनुसार भुगतान जो पूंजी से पृथक प्रदान की गई अग्रिम राशि के लिए देय है, अग्रिम राशि वापस होगी। फिर तीसरा, पूंजी वापस करेंगे। और फिर चौथा क्या होता है? शेष यदि कोई हो तो साझेदारों के बीच उस अनुपात में बांट दोगे जिसमें वह लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। क्लियर है कि नहीं? बताओ। सबसे पहली प्राथमिकता किसको देते हैं? तृतीय पक्षकार को, फिर अग्रिम, फिर पूंजी, और फिर भी कुछ बचा तो क्या करो? लाभ अनुपात में बांटो। क्लियर है क्या? बताओ। इसको अच्छे से करके जाना। अगर कर सकते हो तो इसकी लैंग्वेज कर लेना, अगर कर सको तो। धारा 48 है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, ये वाला थ्योरी आता है 48 पे। एक इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो मैं करवाती हूँ। देखो ये वाला, एक्स और वाई साझेदार थे, समान रूप से लाभ हानि बांटते थे, मतलब इक्वल पार्टनर्स है। एक्स की हो गई मृत्यु। साझेदारी खातों से पता चलता है कि एक्स ने पूंजी लगाई थी 6,60,000 और वाई ने लगाई है 40,000। टोटल कितनी? 7 लाख। भाई अब 2 लाख आज के दिन आ रही है संपत्ति। 7 लाख लगाए थे, बचे हैं 2 लाख, मतलब लॉस कितने का हुआ? 5 लाख। इक्वल पार्टनर्स है, बराबर बराबर बांट दो। कितना? 2.5 लाख। तो भाई जिसकी मृत्यु हो गई तो उसकी तो संपत्ति से या उसका उत्तराधिकारी लाएगा, और जो जीवित है वो खुद ले आएगा। तो यही चीज आएगी। देखो टोटल कितना आया लॉस? 5 लाख। समान रूप से एक्स और वाई द्वारा शेयर किया जाएगा। वाई की मृत्यु होगी तो वाई की संपत्तियों से। कैसे निकाला वो समझ में आया क्या? भाई टोटल पूंजी इतने की लगाई थी, आज के दिन संपत्ति इतने की है, मतलब इतने का बीच वाले का लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो इक्वल पार्टनर से बराबर बांट देंगे। और किस में आएंगे ये? फिर इक्वल पार्टनर से इक्वली बच जाएगा। जो जिंदा है वो तो खुद ले आएगा, बाकी दूसरे की संपत्ति से सेटलमेंट हो जाएगा। अब अगर मान लो इस ऊपर दिए गए उदाहरण में ऐसा कुछ होता है कि भाई साझेदारी समझौते में लिखा हुआ है कि जो दायित्व हैं या जो अधिकार हैं उनको किस रेशियो में बांटा जाएगा? पूंजी के अनुपात में। अब देखो इसमें यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसमें सबसे बड़ा नुकसान कौन किसको झेलना पड़ता? वाई। एक्स की संपत्तियों को मुख्य हानिकारक होगी। 1 मिनट, एक्स और वाई में गड़बड़ हुई है क्या? देखना एक बार। एक्स की मृत्यु हुई है ना, तो यहाँ पर एक्स की संपत्ति होगी और ये वाई होगा। ये चेंज है, इस वजह से गड़बड़ हुई है। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी नुकसान कौन झेलता? एक्स की संपत्ति, क्योंकि उसने कितने लगाए थे? 6,60,000। उसकी पूंजी बहुत ज्यादा है। अगर पूंजी अनुपात में अगर बढ़ता है ये लॉस, तो फिर सबसे ज्यादा लॉस किसको उठाना पड़ता है? एक्स को। अभी तो इक्वल पार्टनर्स थे तो बराबर बढ़ गया 2.5 लाख। क्या लिखा है देखो, इसको पढ़ो इस पैराग्राफ। यदि उपयुक्त उदाहरण में ठहराव व्यवस्था करता है कि समापन पर आधिक्य संपत्तियों को साझेदारों के मध्य पूंजी में अपने अपने हितों के अनुसार बांटा जाएगा, पूंजी के अनुपात में। फर्म के समापन पर पूंजी की न्यूनता ज्ञात हुई तो अब संपत्तियों को पूंजी के अनुपात में साझेदारों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप एक्स की संपत्तियां मुख्य हानिग्रहता होंगी। मेन लॉस इन्हीं को होगा क्योंकि उसकी पूंजी सबसे ज्यादा थी ना। 6,60,000 की पूंजी तो एक्स की थी ना। मेन लॉस कौन उठाएगा? एक्स उठाएगा ना। अगर संपत्ति उतने की नहीं होती फिर दिवालिये की स्थिति हो जाती बेटा। और अगर दिवालिये की स्थिति हो जाती है तो यहाँ दायित्व कैसे है? संयुक्त एवं पृथक दोनों। एक साझेदार से कुछ नहीं निकल रहा तो दूसरे से निकलवाएंगे। पैसे तो आउटसाइडर को तो पूरे मिलने हैं, बाहर वाले को तो पूरे भुगतान होगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है इसमें देखो, फर्म के ऋणों तथा पृथक ऋणों का भुगतान। जहां फर्म पर संयुक्त देय कर्जे है, साथ ही साथ
साझेदारों पर पृथक देय कर्जे। तो कुछ कर्जे तो है फर्म के और कुछ कर्जे किसके हैं, साझेदारों के, खुद के निजी ऋण है। तो पहला पॉइंट बात करेगा लाभ की स्थिति में। लाभ की स्थिति में क्या होगा, फर्म की संपत्ति से सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का भुगतान, अगर आधिक्य हो तो क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे, और प्रत्येक साझेदार अगर उससे चाहे तो अपने पृथक ऋणों का भुगतान कर सकता है। यही पढ़ा था, सही है ना। अब अगर हानि है तो क्या करें, हानि होगी तो किसी साझेदार की पृथक संपत्ति को सर्वप्रथम उसके पृथक ऋणों के भुगतान में काम लिया जाएगा। पहले तो कार लोन चुकेगा, ठीक है, उसके बाद में अगर कुछ बचता है तो उसे फर्म के ऋणों के भुगतान में काम लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा, समझ आ गई बात। तो इसी के साथ हमने साझेदारी अधिनियम की यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किए। 2 टॉपिक थे इसके अंदर जो हमने मेनली लिए, एक तो हमने लिया पंजीकरण और एक लिया समापन। छोटी यूनिट थी हमारी ये वाली। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम करेंगे कंपनी स्टार्ट करेंगे, कंपनी अधिनियम 2013। 8 कहां से ले रहे हो बेटा, LLP पे आ गई क्या तुम, LLP का 2000